स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल के साथ साथ FW टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स भी दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ये टेक्निक्स एक्चुअल में हमें क्या बताती हैं? ये टेक्निक्स एक बेसिक फ़िलोसफी है, एक थ्योरी है जो कि हमें बताती हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमारा एक प्रिंसिपल था स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन मतलब हमें किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन की जो फैसिलिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन करना। हम क्या करते हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं। हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक काम को करते करते कोई भी हो, एक काम को करते करते वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, उसके पास क्या आ जाता है? स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पहली टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप, ये बताती है कि ये इससे क्या होता है, जो प्रिंसिपल है हमारा स्पेशलाइजेशन का उसका फुल यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे फंक्शनल फोरमैनशिप की हेल्प से। फंक्शनल फोरमैनशिप सारे काम को क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। फिर जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा उसी को वो काम क्या किया जाएगा? असाइन किया जाएगा, उस पर उसी को वो काम दिया जाएगा करने के लिए, जिससे हमें क्या होगा? स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा हमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। स्टैंडर्डाइजेशन में आता है कि हम जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। स्टैंडर्ड चाहे किसी भी चीज़ का हो कि हमें कितने टाइम में काम पूरा करना है, या फिर इसकी हमें कितनी यूनिट्स बनानी है, कितनी वैरायटीज़ हमें इसकी प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। बहुत सारी चीज़ों के हम क्या करते हैं? इसमें स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, और यही क्या है? हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है। Third is simplification. It refers to that technique which is used to put an end to unnecessary types, qualities, size, weights, etc. of products. सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन में है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि अननेसेसरी चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि अननेसेसरी क्वालिटीज़, अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं हमारी। हम अलग अलग तरह के साइज के, अलग अलग तरह के वेट के प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम उन चीज़ों को क्या करें? हटाएं। ये क्या है? हमारे काम को सिंपल बनाता है। ये क्या है? हमारा सिंप्लीफिकेशन है। Now the fourth is method study. It refers to identifying the most suitable way to do a particular activity. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मेथड स्टडी क्या है? किसी भी काम को करने का एक सुटेबल वे ढूंढना। सुटेबल कैसा? सबसे बेस्ट हो, हम उसमें फुलर यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ह्यूमन रिसोर्स का भी, साथ में फिजिकल रिसोर्स का भी, और साथ साथ वो क्या हो? चीपेस्ट भी हो, कम से कम उसमें पैसा लगे, हमारे लिए कम से कम पैसा लगे, और भाई अच्छे से अच्छा काम हो, यही तो हम चाहते हैं। तो हमें ऐसा ही एक सबसे सुटेबल वे ढूंढना है अपने काम को करने के लिए, और ये हम किसकी हेल्प से ढूंढ पाएंगे? मेथड स्टडी की हेल्प से, जब हम एनालाइज करेंगे अलग अलग मेथड्स को। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ, मोशन स्टडी. इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट्स दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। मोशन स्टडी क्या होता है? भाई किसी भी काम को करने के लिए मूवमेंट्स होती हैं। सपोज दैट एक डिपार्टमेंट से सामान बन के दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, या कोई वर्कर उसको लेके जा रहा है, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, वर्कर की भी, साथ में हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी भी। मोशन स्टडी में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको हटाया जाए। और हम इस चीज़ की निगरानी किसकी हेल्प से रख सकते हैं? द मूवी कैमरा इज़ यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी. हम एक कैमरा लगा सकते हैं, उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे कोई वर्कर क्या काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक मूवी कैमरा से हम इन सब पर क्या रख सकते हैं? एक नज़र रख सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम जो बेफालतू के अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, अननेसेसरी मोशंस हैं, हम उनको हटा सकते हैं, और हमारा काम जल्दी हो जाएगा, और हमारा जो टाइम की जो वेस्टेज है वो भी कम होगी। ये किस में हम स्टडी करेंगे? मोशन स्टडी में। नाउ द नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. सिक्स्थ पॉइंट, टाइम स्टडी. इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी. भाई देखो इसके भी नाम से ही पता चल रहा है टाइम स्टडी में क्या होता है? हम एक स्टैंडर्ड टाइम
फिक्स कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी वर्क फोर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, आपको इसी स्टैंडर्ड टाइम में आपको क्या करना है, काम कंप्लीट करके देना है। इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो हम अनेबल और एबल वर्कर्स का पता लगा सकते हैं, जिन्होंने काम टाइम पर पूरा कर लिया, जो स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा करके दिखा रहे हैं, वो कैसे हो गए, एफिशिएंट वर्कर्स हो गए। दूसरा, जो टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाए या बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गए, वो क्या हो गए, इनएफिशिएंट वर्कर हो गए। या तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, या फिर उनको हटाएंगे, या फिर उनको कोई उनके लायक कोई और काम देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम कम वेस्ट होगा और दूसरा हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि हम उन वर्कर्स को वही जॉब देंगे जिसके लिए वो लायक होंगे। Now the next is fatigue study. It refers to determining the duration and frequency of rest interval to complete a particular job. Fatigue study में क्या होता है भाई, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी अपने घर की ही बात करो या एज ए स्टूडेंट आप बात करो, आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, थोड़ी देर बाद आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसे ही कोई भी वर्कर है या कोई भी पर्सन है, वो भी एक काम को बहुत देर तक करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, थक जाएगा, बोर्डम उसको फील होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सो उसको क्या चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है भाई, किसी भी काम को करने के लिए बीच में रेस्ट की ज़रूरत होती है। सो अपने वर्कर्स को फ्रेश रखने के लिए, उनकी एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए, साथ में मतलब वो टायर्ड ना हो, फिट रहें, अच्छा काम करें, उनके लिए हमें उनको बीच में इंटरवल्स देने चाहिए। अब इसमें दो चीज़ स्टडी करी जाती हैं। पहला तो ये कि इंटरवल कितनी बार दिया जा रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल्स, कि इंटरवल कितनी बार दिया जा रहा है। एंड द सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल, कि इंटरवल कितने लंबे समय का दिया जा रहा है, 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का। और नंबर ऑफ इंटरवल मतलब कितनी बार दिया जा रहा है। सो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, वर्कर्स का एफिशिएंसी लेवल बना रहता है। एक रेस्ट के बाद उनके अंदर फुल कैपेसिटी आ जाती है, उनकी जो टायर्डनेस है वो दूर हो जाती है और मतलब मोरल उनका बढ़ जाता है और वो अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें डिसाइड करना ये रहता है कि कितनी बार इंटरवल दिया जाए और कितने लंबे समय का दिया जाए, वो हम किस में स्टडी करेंगे, फैटिग स्टडी में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। इसमें क्या होता है भाई, हम उनके बीच में एक डिफरेंस बना देते हैं कि कौन एफिशिएंट वर्कर है और कौन इनएफिशिएंट वर्कर है। जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उनको ज़्यादा सैलरी देंगे। दूसरी तरफ जो इनएफिशिएंट वर्कर है, जो टाइम पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको थोड़ी कम सैलरी देंगे। इससे दो फायदे हैं। एक तो एफिशिएंट वर्कर क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अब और अच्छा काम करूँगा तो और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। दूसरी तरफ जो इनएफिशिएंट वर्कर है, वो एफिशिएंट वर्कर को देखकर मोटिवेट होंगे कि देखो उसने अच्छा काम किया, उसको प्रमोशन मिला, अच्छी सैलरी मिली, अच्छी वेजेस मिल रही, अगर मैं भी अच्छे से काम करूँगा तो शायद मैं भी उसकी जगह पहुँच जाऊँगा। तो इसके दो फायदे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। वेज सिस्टम से ही पता चलता है कि उनको हम अलग अलग वेज देंगे, मतलब जो जिस तरह का पर्सन जो काम करेगा उसी के हिसाब से हम उसको क्या देंगे, उसके हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी, उसको जो भी इंसेंटिव्स पे करने हैं हम उसको अलग पे करेंगे। नाउ द 9th पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, मेंटल रिवॉल्यूशन। It refers to change in the attitude of management and workers towards one another from competition to cooperation. Mental revolution क्या है? Mental revolution मैनेजमेंट के एटीट्यूड को चेंज करता है, वर्कर्स के भी और मैनेजमेंट के दोनों के एटीट्यूड को चेंज करता है। कंपटीशन से किसकी तरफ उनका ध्यान लेके आता है, कोऑपरेशन की तरफ। मतलब दोनों जो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं उससे आगे निकलूँ, मैं उससे आगे निकलूँ, मतलब मैनेजमेंट सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करूँ और मतलब वर्कर्स को लगे कि हाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वर्कर्स सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, हम मतलब जो ओनर है वो ये सोचे कि मतलब ये सब वर्कर्स की वजह से हो रहा है, मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, सब आपस में ही कंपटीशन में लगे रहते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छा जाए या मैं जो वर्कर हूँ मैं उससे अच्छा आगे काम करूँ। सो यहाँ पर कंपटीशन से हटकर हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, कोऑपरेशन पर, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी वर्कर्स हैं सब काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम मिलकर काम करें, एक कोऑपरेशन एज अ टीम की तरह वर्क करें। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के एटीट्यूड को चेंज करना है, कॉम्पिटिशन से उनको कोऑपरेशन की तरफ लेकर आना है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो मेंटल एटीट्यूड मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या है कि हम उनके
उनकी जो थिंकिंग है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आएँ, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।